हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सुमित्रा काफी गरीब औरत होती है जिसके 2 बच्चे हैं, एक 10 साल का बेटा चंदू और एक 12 साल की बेटी आंचल। सुमित्रा काफी अच्छे राजमा चावल बनाती है। एक दिन सुमित्रा के 2 बच्चे घर में ही खेल रहे थे। अरे बच्चों, कितनी बार कहा है कि बाहर जाकर खेला करो। हाँ, और मैं कब से तुम दोनों को बुला रही हूँ खाना खाने के लिए। खाना नहीं खाना क्या? नहीं माँ, भूख नहीं है। ठीक है, मत खा। मैंने तो राजमा चावल बनाया है। राजमा चावल? राजमा चावल। सुमित्रा अपने परिवार में बहुत खुश होती है। एक दिन सुमित्रा बाजार से आ रही होती है। तभी सुमित्रा की नजर अपने गौरव को एक लड़की के हाथ में हाथ डाले देख लेती है। सुमित्रा तुरंत घर आ जाती है और शाम को जब गौरव घर आता है तो सुमित्रा अपने पति से बोलती है, शर्म नहीं आई दूसरी औरत से चक्कर चलाते हुए? कौन है वो लड़की? देखो, अगर मेरे साथ कुछ भी गलत करोगे तो बहुत पछताओगे। हमारे 2 बच्चे हैं, अपने बच्चों के बारे में भी नहीं सोचा क्या? अरे ज्यादा बकवास मत कर। और तू होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? मैं आपकी पत्नी हूँ और मेरा पूरा हक है सवाल जवाब करने का। हक है? रुक, मैं तुझसे तेरा हक अभी छीन लेता हूँ। ना रहेगी पत्नी और ना ही होगा कोई कलेश। चल निकल मेरे घर से। गौरव सुमित्रा और बच्चों को घर से निकाल देता है। सुमित्रा अपने बच्चों को लेकर अपने भाई सुधीर और भाभी लतिका के पास चली जाती है और उन्हें सब कुछ बताती है। इसका मतलब तुम्हारे पति ने तुम्हें घर से निकाल दिया और तुम अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ आ गई मुंह उठा के, हैं? भाभी, आप कैसी बात कर रही हैं? इतना सब होने के बाद मैं वहाँ कैसे रह सकती थी? और उन्होंने तो मुझे खुद ही घर से निकाल दिया ना। मेरे पास और कोई दूसरी जगह भी तो नहीं है ना। आप लोग ही मेरा परिवार हो। मैं यहाँ नहीं आती तो कहाँ जाती? ठीक है, तुम्हें यहाँ रहना है तो हमें कोई परेशानी नहीं है। तुम यहाँ रह सकती हो, लेकिन यहाँ रहने के लिए तुम्हें पैसे देने होंगे, क्योंकि बिना पैसों के तो हम तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। हाँ। मैं पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है तो यहाँ क्या सोच कर आई कि हम तुम्हें अपने पैसों पर लाएंगे? नहीं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को पाल सके। ठीक है भैया भाभी, आप चिंता मत कीजिए। मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगी और पैसे देकर ही यहाँ रहूंगी। आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। सुमित्रा अब अपने भैया भाभी के घर पर ही रहती है और लोगों के घरों में जा जाकर खाना बनाने का काम ढूंढने लगती है। 3 घरों में सुमित्रा को खाना बनाने का काम भी मिल जाता है। चलो, भगवान का शुक्र है, कम से कम मुझे 3 घरों में खाना बनाने का काम तो मिल गया। अब मैं भैया भाभी को हर महीने पैसे दे पाऊंगी और उन्हें भी तब मेरे घर में रहने से कोई परेशानी नहीं होगी। सुमित्रा अब जैसे तैसे रह रही होती है। एक दिन सुमित्रा जहाँ खाना बनाती है वहाँ की मालकिन की सहेली साधना आती है और वो सुमित्रा के हाथ का राजमा चावल खाती है। अरे वाह, क्या राजमा चावल बनाया है। खा कर ही खुशी हो गई। अब समझ में आया तभी तो तुम्हारा परिवार मोटा क्यों हो रहा है। इतने अच्छे राजमा चावल तो खाने को मिल रहे हैं तुम्हें जो। अरे, ये तो हमारी घर का खाना बनाने वाली आती है सुमित्रा, उसने बनाया है। अच्छा, अरे भाई सुमित्रा, जब तुम इतने अच्छे राजमा चावल बना लेती हो तो किसी के घर खाना बना ही क्यों रही हो? तुम तो अपना ठेला लगाओ। बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती हो, कमाई अच्छी होगी। अच्छा, ये तो मैं पैसे दे देती हूँ तुम्हें। अरे हाँ सुमित्रा, तुम सच में बहुत अच्छा राजमा चावल बनाती हो। मैं भी तुम्हें यही सुझाव दूंगी कि तुम तो अपना ही ठेला लगाओ, वही तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। तुम तो जाओ अपना ठेला लगाओ राजमा चावल का। सुमित्रा उस समय कुछ नहीं बोलती और घर चली जाती है। घर जाने के बाद सुमित्रा देखती है कि लतिका उसके बच्चों को मार रही होती है। भाभी, आप ये क्या कर रही हो? आप बच्चों को मार क्यों रही हो? तुम्हारे बच्चों को क्यों ना मारूं? घर में जब देखो उछल कूद करते रहते हैं, नुकसान करते रहते हैं, और अगर घर में रह ही रही हो तो थोड़ा दब के रहना पड़ेगा। हाँ। सुमित्रा को बहुत बुरा लगता है कि पैसे देने के बाद भी ये सब हो रहा है। सुमित्रा अब भाई भाभी का घर छोड़कर किराए के मकान में रहने लगती है। मैंने घर छोड़ दिया है और अब मुझे अपने बच्चों के लिए वही करना पड़ेगा जो मुझे उस समय मेरी मालकिन ने कहा था। मुझे अब अपना ठेला ही लगाना चाहिए। सुमित्रा अब कुतुब मीनार के पास अपना राजमा चावल का ठेला लगाने लगती है और वहीं पर सारी बिक्री करने लगती है। लोग आते हैं और बड़े मजे से खाते हैं। लोगों को राजमा चावल काफी अच्छा लगने लगता है। वहाँ भीड़ लगने लग जाती है। ये देखकर सामने ढाबे वाली औरत किशोरी को काफी जलन होने लगती है।
मैं यहाँ इतने समय से हूँ और ये कल की आई मेरे घर के सामने ग्राहक छीन रही है। इसकी वजह से मेरी दुकान अब खाली रहती है। कुछ तो सोचना पड़ेगा। हाँ। अरे मेरा ठेला कहाँ गायब है? अरे यही चेन से तो लगाया था मैंने, पर अब नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अगर काम पे नहीं गई तो नुकसान होगा। कोई बात नहीं, मेरे राजमा चावल पसंद है ना लोगों को, तो मैं बिना ठेले के भी अपना राजमा चावल लोगों को खिला सकती हूँ। सुमित्रा हार नहीं मानती है और राजमा चावल बेचने लगती है। किशोरी फिर गड़बड़ करती है और मसाला बदल देती है, लेकिन सुमित्रा हार नहीं मान रही थी और यही वजह होती है कि किशोरी की सारी चाल उल्टी पड़ रही होती है। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ मेरी हर चाल उल्टी पड़ जा रही है। ये राजमा चावल वाली यहाँ से हटने का नाम ही नहीं ले रही है। कुछ और कर किशोरी। किशोरी चाल पे चाल चली जा रही थी, लेकिन कुछ बुरा नहीं कर पाती है। एक दिन किशोरी का बेटा सामने की नदी में डूब रहा होता है। अरे कोई है, कोई बचाओ मेरे बेटे को। अरे कोई है, मेरा बेटा, बचाओ कोई, मेरा बेटा नदी में डूब रहा है, कोई तो बचाओ। सुमित्रा और उसके बच्चे तुरंत वहाँ जाते हैं किशोरी की आवाज सुनकर, और सुमित्रा का बेटा तुरंत नदी में कूद जाता है और किशोरी के बेटे को सही सलामत लेकर आता है। ये देखकर किशोरी को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम माफी किस बात की मांग रही हो? तुम चिंता मत करो, अब तुम्हारा बेटा बिल्कुल ठीक है। मेरे बेटे की जान तुम्हारे बेटे ने ही बचाई है, उसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ अब तक जो भी गलत हो रहा था वो मैंने ही किया था। मसाले का बदलना, ठेले का गायब होना, वो सब मेरा ही किया हुआ था। क्या ये सब तुमने किया? लेकिन क्यों? मैं तुमसे जलने लगी थी और ये सब मेरी जलन की वजह से ही मैंने किया है। लेकिन मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं है, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो अपनी गलती भी भूल जाओ। सुमित्रा किशोरी को माफ कर देती है और अंत में सब ठीक हो जाता है। किशोरी खूब तरक्की करने लगती है और सुमित्रा भी तरक्की करती है। जानकी और मालिनी दोनों बहनों के पति शराबी हैं, जो कुछ काम नहीं करते हैं। उनकी सास उन्हीं से काम करवाती है। गांव में जानकी और मालिनी का तंदूरी चिकन ढाबा होता है, जहां वो बहुत ही लजीज और जायकेदार तंदूरी चिकन बेचा करती हैं। ये लीजिए भाई साहब, आपका स्पेशल तंदूरी चिकन। आहा, क्या बात है, क्या बात है। इतना कमाल का तंदूरी चिकन तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं खाया। हाँ यार, ये मटका, ये तंदूरी चिकन तो सच में लाजवाब ही है। आप दोनों बहनों के पास कोई जादुई छड़ी है क्या, जिससे आप जादू करके इतना बेहतरीन तंदूरी चिकन बनाती हो? नहीं, हम जो भी बनाते हैं पूरे मन और दिल से बनाते हैं, शायद इसीलिए स्वाद में और भी चार चांद लग जाते हैं। भाई ये भी बात है। सच में इस ढाबे पर आओ तो ऐसा लगता है कि कहीं बाहर बैठकर खाना खा रहे हैं। एकदम घर के जैसा अपनापन है आपके ढाबे में जानकी और मालिनी बहन। जानकी और मालिनी दोनों बहनों के बीच काफी ज्यादा प्यार और अटूट विश्वास होता है। दोनों का एक दूसरे के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं होता। वो दोनों सुबह सवेरे जल्दी उठकर पहले घर के सारे काम निपटाती हैं और फिर पैसे कमाने के लिए ढाबे में जाती हैं। उनकी निर्दयी सास राजेश्वरी बहुत बुरे स्वभाव की होती है। अरे ओ कल मुहियो, कहाँ चली मुंह उठाकर? आज तुम दोनों को ढाबे पर नहीं जा रहा है क्या? माँ जी, आज हमें गांव के बाजार में थोड़ी सी खरीदारी करने जाना है। ठंड हो चुकी है ना, इसीलिए हम नए स्वेटर लेने हैं। अरे ओ महारानी, ज्यादा नाटक मत करो और जो फटे पुराने स्वेटर हैं उनको पहनो। हाँ, समझे तुम? चलो अब जल्दी से सारे पैसे मुझे दो और भैया को भी दे दो। नहीं विक्रम, मैं ये पैसे तुम्हें नहीं दूंगी। ओए जानकी की बच्ची, मेरे छोटे के साथ ऐसा बर्ताव मत कर, वरना बहुत बुरा होगा। जानकी, मालिनी, चलो जल्दी से पैसे दो, हमें जुआ खेलने जाना है। नहीं अनुराग, हम तुम्हें अब कुछ नहीं देने वाले। हर रोज अगर तुम्हें हम यूं ही शराब के लिए पैसे देते रहे तो घर के बाकी खर्चे कौन करेगा? ओ चुड़ैल, ज्यादा बकवास मत कर और चुपचाप मेरे बेटों को पैसे दे दो। हाँ, तुम दोनों से कह रही हूँ, चला लेंगे घर के खर्चे जैसे तैसे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम दोनों हो ना हमारी कमाने वाली। राजेश्वरी मालिनी और जानकी से पैसे छीन लेती है और वो पैसे बड़े बेटे अनुराग और विक्रम को दे देती है। फिर एक दिन, ये क्या माँ जी, सारा खाना खत्म हो गया, अब मैं और दीदी क्या खाएंगे? भूखी मरो,
आज के दिन हवा खाकर सो जाओ और क्या। ये क्या? लेकिन माँ जी, सारा खाना किसने खत्म किया? हम तो दोपहर को कितना सारा खाना बनाकर गए थे ना। हमने खत्म किया। क्या कर लोगी तुम दोनों? हाँ, ज्यादा सवाल जवाब मत करो और चुपचाप सो जाओ भूखी ही, वरना हम तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। ये आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। अरे हम दोनों बहनें दिन रात मेहनत करके पैसे कमाती हैं और आप लोग उन पैसों को मिनटों में बर्बाद कर देते हो, और साथ ही हमारे लिए 2 रोटियां तक बचा कर नहीं रखते। इतने निर्दयी और कठोर दिल कैसे हो सकते हो आप लोग? इस करमजली का कुछ ज्यादा ही मुंह चल रहा है, अभी इसे सबक सिखाती हूँ, रुक जा तू। हाँ माँ, इन दोनों बहनों की जोड़ी को सबक सिखाना ही पड़ेगा आज तो। बहुत बकर बकर करने लगी हो ना तुम दोनों आजकल। अनुराग, विक्रम और राजेश्वरी तीनों मिलकर बेचारे मालिनी और जानकी को खूब मारते हैं। नहीं, अरे मत मारिए हमें, दर्द हो रहा है, मत मारिए, मत मारिए हमें, मत मारिए हमें, भगवान के लिए छोड़ दीजिए हमें। लेकिन निर्दयी माँ बेटे उन दोनों बहनों को बहुत ही बेरहमी से मारते हैं, जिसके बाद वो दोनों रात में काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ जाती हैं। मालिनी दीदी, अब हम क्या करें? मुझे नहीं रहना है यहाँ इस नरक में। जानकी, चल भाग चलते हैं। बस बहुत सह लिया इन तीनों का अत्याचार। लेकिन हम कहाँ जाएंगे दीदी? हमारा ना कोई अपना है, ना कोई ठिकाना है रहने का। उस सब के लिए ऊपर वाला है, भगवान जी हमारा साथ ज़रूर देंगे, देखना तुम। जानकी और मालिनी दोनों बहनें उस रात चुपके से अपना सामान लेकर गांव से भाग जाती हैं और दूसरे गांव में चली जाती हैं, जहां उन्हें कुछ दिनों तक सड़क पर ही तंबू बनाकर रहना पड़ता है। दीदी, यहाँ हम आ तो गए, पर अब हम काम क्या करेंगे? हमने हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कहीं कोई काम देने को तैयार ही नहीं है। जानकी, हमें अपने गले के मंगलसूत्र को बेचना होगा। इस मंगलसूत्र का अब कोई मोल नहीं रहा। हमारे पतियों ने और सास ने जो हमारे साथ किया है ना, वो बद से बदतर है। हाँ दीदी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो। ठीक है दीदी, हम इस मंगलसूत्र को ही बेचेंगे। मंगलसूत्र को बेचकर हम दोनों इस गांव में अपना छोटा सा तंदूरी चिकन स्टॉल लगाएंगे। ठीक है दीदी, बहुत अच्छा सुझाव है ये। वो दोनों अपना मंगलसूत्र बेच देती हैं और उससे मिले हुए पैसों से वो दोनों उस गांव में अपना एक छोटा सा स्टॉल लगाते हैं, जहां वो अपना स्पेशल तंदूरी चिकन बनाकर बेचने लगते हैं। ओए होए होए, कितना स्वादिष्ट है ये तंदूरी चिकन। मजा ही आ गया जी इसे खाकर। हाँ, मुझे तो और खाना है। और मुझे भी, मैं तो पार्सल भी ले जाऊंगा। मेरे परिवार वाले जब इस बढ़िया से तंदूरी चिकन को चखेंगे तो वो सब भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जी ठीक है भाई साहब, अभी देती हूँ। सभी को उस गांव में भी इन दोनों बहनों के हाथ का बना तंदूरी चिकन बहुत पसंद आता है। वहीं इनके गायब होने के बाद विक्रम और अनुराग दोनों गुस्से से लाल हो चुके थे और हर तरफ दोनों को ढूंढ रहे होते हैं। उस गांव में एक आदमी जो कि अनुराग और विक्रम का दोस्त होता है, वो जानकी और मालिनी को देख पहचान लेता है। अरे ये क्या? ये तो विक्रम भाई और अनुराग भाई की बीवियां हैं, लेकिन ये हमारे गांव में कैसे आ गई रहने? कहीं विक्रम और अनुराग भी यहां पर रहने तो नहीं आ गई? 1 मिनट, फोन लगाकर पूछ लेता हूं इन दोनों से। हाँ, वो आदमी विक्रम को फोन लगाता है और सब कुछ बताता है, जिसके बाद वो दोनों भाई उस गांव में आ जाते हैं। विक्रम, तुम यहाँ? क्यों? बहुत भागने का शौक है ना? आज तुम दोनों की खैर नहीं। तैयार हो जाओ तुम दोनों को, अब कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। दीदी, घबराओ मत जानकी, मैं हूं ना। ज्यादा बन मत मालिनी, वरना यहीं पर तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अपनी होशियारी अपने पास रख, समझी तू? तुम दोनों हैवानों को और आता ही क्या है? शराबी कहेंगे। तुम दोनों भाइयों की हम दोनों बहनों के सामने हैसियत ही क्या है? अरे मर्द के नाम पर कलंक हो तुम दोनों। छी! मालिनी! अनुराग और विक्रम दोनों को मारने लगते हैं और ढाबे को तोड़ने लगते हैं कि तभी वहां पर गांव के 2 अमीर आदमी आ जाते हैं और जानकी और मालिनी को बचाते हुए अनुराग और विक्रम की खूब पिटाई करते हैं। ये ले, उठाएगा फिर से हाथ लड़की पर? हाँ? नहीं साहब, मत मारो साहब। तुझे क्या लगा तो कुछ भी कर सकता है? मारेगा तो वो डर जाएंगी। हाँ, अबे बेशरम शराबी लुक के लंगूर, ये ले कमीना, ये ले।
आ आ आ आ मत मारो, नहीं साहब, आई 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 आई। अनुराग और विक्रम को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। मेरा नाम करण है। मैं इस गांव में रहने वाले सेठ राजकमल सिंह का छोटा बेटा हूं और मेरा नाम मोहित है। मैं राजकमल सिंह का बड़ा बेटा हूं। आशा करते हैं कि आप दोनों ठीक हो। हाँ करण जी, अब हम दोनों ठीक हैं। धन्यवाद हमारी इतनी बड़ी मदद करने के लिए। हाँ मोहित जी, आप दोनों नहीं होते तो वो दोनों दरिंदे भाई हम दोनों बहनों को फिर से उस पिंजरे में ले जाते। अब वो दोनों अमीर भाई रोजाना मालिनी और जानकी के पास तंदूरी चिकन खाने आते हैं और ऐसे ही कुछ दिनों बाद जानकी और करण को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और साथ ही मोहित और मालिनी भी एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों बहनों की शादी उन दोनों अमीर भाइयों से होती है और दोनों बहनें आगे चलकर अपने दम पर अपना बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलते हैं और खूब तरक्की करते हैं। वहीं राजेश्वरी बुढ़ापे में अकेली रहकर अपने बुरे कर्मों की सजा काटती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।